वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एनकेसी लर्निंग पॉइंट। तो एटम्स की बात करें तो बहुत बोरिंग थ्योरीज हैं इसकी। आई नो बच्चों को बहुत बेकार चैप्टरों में से एक लगता है क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। मैं बिल्कुल बोरिंग बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं सिर्फ वो काम की चीज़ें बताऊंगा आपको जिन्हें पढ़ के आप अपने मार्क्स स्कोर कर लें और आपको इस चैप्टर की अच्छी खासी नॉलेज भी हो जाए। तो आने वाली 4 से 5 वीडियोस में चैप्टर हम लोग फिनिश कर देंगे और बहुत छोटी छोटी वीडियोस होने वाली हैं 10 से 12 मिनट की। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो जब भी एटम की बात आती है तो सबसे पहले थॉमसन साहब की बात आती है। हम बिल्कुल नहीं करने वाले बात क्योंकि थॉमसन की थ्योरीज हमने बहुत पढ़ी हुई हैं, यहाँ हमें नहीं पढ़नी। हमें शुरुआत करनी है रदरफोर्ड साहब की थ्योरी से। रदरफोर्ड में भी आपको या तो मैं बोलूँ इस टॉपिक को रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कह लो आप, या फिर कह लो इसको अल्फा पार्टिकल मॉडल। ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग मॉडल। तो रदरफोर्ड साहब की बात करें तो यहाँ आपको 2 चीजें पता होना चाहिए। सबसे पहले कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, मेन बात अल्फा पार्टिकल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद की इसकी थ्योरी बहुत आसान है। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का कोई भी एक एटम, हीलियम का एटम जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 2, इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग निकाल देते हैं और इसके पास क्या रह जाता है प्लस का 2e चार्ज। यानी अल्फा पार्टिकल ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास चार्ज क्या होता है अपना खुद का प्लस का 2e। ठीक है, तो रदरफोर्ड मॉडल की बात करें तो रदरफोर्ड साहब ने क्या किया था, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसके। रदरफोर्ड साहब ने क्या किया था, गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग कराई थी। गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराई थी और उन्होंने क्या नोटिस किया था, उन्होंने नोटिस किया कि अप्रोक्सीमेटली 99% अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए। यानी जब अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग कराई तो 99% अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स, ना के बराबर, यानी आप अराउंड 0.01 अल्फा पार्टिकल्स वापस अपना पाथ रिट्रेस कर गए, या फिर मैं कहूँगी अपने पाथ को रिबाउंड कर गए। तो इन्होंने क्या नोटिस की, यार कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत छोटी चीज में ही आंसर छुपा होता है। तो जो 99% अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से सीधे निकल गए, रदरफोर्ड साहब ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ध्यान क्या दिया कि यार एक वापस कैसे जा रहा है ये। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट एटम का वैकेंट है। भाई कोई चीज खाली होगी तभी तो वहां से कोई इंसान सीधा निकल सकता है। सोच के देखो, अगर मैंने एक रूम में बहुत बच्चे बिठा दिए, बहुत भीड़ कर दी और मैंने कहा कि आप आगे जाओ, तो आगे जाने में बच्चों को दिक्कत आएगी। आगे जाने में दिक्कत आएगी क्योंकि स्पेस ही नहीं है। अगर पूरा रूम खाली है तो बच्चे सीधे जा सकते हैं आगे। तो वही इन्होंने नोटिस किया। इन्होंने नोटिस किया कि जितने अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए, दैट मीन्स एटम का ज्यादा से ज्यादा पोर्शन खाली है, वैकेंट है, और पूरा मास एटम का सेंटर पे कंसंट्रेटेड है क्योंकि यहां से अल्फा पार्टिकल्स वापस आ रहे थे। फिर उन्होंने एक बात नोटिस की, इन्होंने एक बात नोटिस की कि यार अगर यहां से वापस आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, यहां से अगर अल्फा पार्टिकल्स वापस आ रहे हैं तो कोई तो ऐसी फोर्स है, कोई तो ऐसी फोर्स है जो मेरे अल्फा पार्टिकल को वापस भेज रही है। ये अच्छे से जानते थे क्योंकि अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज था प्लस का 2e। भाई अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज क्या था, प्लस का 2e, और अगर अल्फा पार्टिकल यहां से स्ट्राइक किया गया, वापस गया, दैट मींस यहां भी कुछ प्लस रहा होगा। तो बिल्कुल सही, इन्होंने यहां से नोटिस किया कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होती है और उसके पास चार्ज क्या होता है, प्लस। आई होप मेरी बातें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। तो ठीक है, तो ये इनकी असम्पशंस थी, लेकिन इनकी थ्योरी फेल हुई। यानी ये थ्योरी फेल क्यों हुई? क्योंकि ये 1-2 बातें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। पहली बात तो ये कि जब ये थ्योरी का इन्वेंशन हो रहा था उस टाइम मैक्सवेल साहब भी थे और उन्होंने भी थोड़ा सा अपनी थ्योरीज को इसमें इंट्रोड्यूस किया रदरफोर्ड साहब के साथ, मतलब इसके ऊपर जब काम चल रहा था। तो उन्होंने बताया कि यार अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, भाई देखो अगर ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास रिवॉल्व करेंगे। तो रदरफोर्ड साहब के अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने बोला था कि अगर एटम के आसपास, अगर न्यूक्लियस के आसपास में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो कुछ एनर्जी इमिट करेंगे, कुछ एनर्जी खर्च करेंगे, और खर्च करते करते उनके हिसाब से क्या था कि अगर ये न्यूक्लियस है तो एटम कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से रिवॉल्व करते करते, एनर्जी खर्च करते करते कहीं न्यूक्लियस पे आके जाके खत्म हो जाएगा, यानी अपनी एनर्जी पूरी इमिट कर देगा और मर जाएगा वो। यानी फिर उसका रिवॉल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा, जो कि यानी इनके अकॉर्डिंग तो फिर हुआ क्या, इनके अकॉर्डिंग एटम स्टेबल नहीं है। भाई अगर एक बात बताओ, एटम स्टेबल नहीं है तभी तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ कि उन्होंने पूरी एनर्जी अपनी इमिट कर दी और जाके खत्म हो गए, लेकिन एटम तो स्टेबल होता है। तो यानी एक थ्योरी इनकी ये फेल हो रही थी, ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पा रहे थे, एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग क्या था, if electrons is revolving around the nucleus then the electron emits continuously some energy, और एनर्जी इमिट करते करते वो अपनी एनर्जी लास्ट में जाके खत्म कर देगा। तो पहला ये था, एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पा रहे थे। अच्छा दूसरा कोई बताओ, दूसरी क्या थी इनकी ड्रॉबैक? दूसरा इनका ड्रॉबैक ये था कि ये सारे स्पेक्ट्रम्स के लिए एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ये सारे देखो ना, तो ये सारे स्पेक्ट्रम के लिए एक्सप्लेन कर पा रहे थे
और ना ही ये बात एक्सप्लेन कर पा रहे थे, ये भी नहीं बता पाए अपनी थ्योरी में कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन की परफेक्ट लोकेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये दो बात थी, एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाएगी। इनके ड्रॉबैक्स, क्वेश्चन कहां से आएगा कि या तो आपको जनरली इसका डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम अप्रोच निकलवाएंगे, तो वो डेरिवेशन मैं आपको करा रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम अप्रोच। तो ये बात समझ आई, अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग कराई गोल्ड फॉइल के ऊपर, अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग कराई गोल्ड फॉइल के ऊपर, और नोटिस किया गया 99% अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स वापस लौटे, मतलब 20-30 हजार में से कोई एक 0.01% के अराउंड जो अल्फा पार्टिकल्स वापस लौटे, इन्होंने वहीं से कुछ कंक्लूजन्स निकाले। इन्होंने बताया कि होल मास ऑफ द एटम इज लाई इन द न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस का चार्ज प्लस होता है। चलो मैं आपको इसका डेरिवेशन करा देता हूं, डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम अप्रोच। देखो मैक्सिमम अप्रोच का मतलब समझो, मैक्सिमम अप्रोच से मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर ये हमारे पास प्लस है, न्यूक्लियस है, और ये इसकी ऑर्बिट है कोई, ये इसकी कोई ऑर्बिट है, और हमने नोटिस किया कि जो अल्फा पार्टिकल यहां तक आया, यहां से वापस गया, यहां तक तो आया और यहां से वापस चला गया, तो यानी ये न्यूक्लियस है, यानी इसने कुछ डिस्टेंस, यानी न्यूक्लियस के कितने पास तक आ गया। ये डिस्टेंस अप्रोच का मतलब है, यानी मैक्सिमम अप्रोच का मतलब है कि अगर ये अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर इंसर्ट किया, न्यूक्लियस के पास तक पहुंचा, तो कितने पास तक पहुंच गया। तो ये कभी कभी न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है। तो एक बात बताओ यार, जब यहां से अल्फा पार्टिकल आया, अल्फा पार्टिकल मोशन में, क्या उसके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल अगर मोशन करते हुआ है तो अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी है उसके पास। और जब उसके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी है, जब वो यहां तक पहुंचा, देखो यहां थोड़ी देर के लिए भाई, अगर उसने वापस अपना रास्ता चेंज किया और अपना वापस रास्ता चेंज करने के लिए नैनो सेकंड्स, कुछ देर के लिए तो रुका होगा, तभी तो रास्ता चेंज कर पाया होगा। तो हमने मान लिया कि यहां पे इसने रुका जब जाके। तो इस ड्यूरेशन में एक बात बताओ, ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज था प्लस का 2e, न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? Ze, न्यूक्लियस का चार्ज Ze, अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e, दोनों प्लस प्लस, दोनों में रिपल्शन होगा। अच्छा रिपल्शन होगा तो कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो यानी क्या किया, अल्फा पार्टिकल ने ये इस पॉइंट पे आके अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी चेंज कर दी पोटेंशियल एनर्जी में। अल्फा पार्टिकल ने इस पॉइंट पे आके अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी चेंज कर दी पोटेंशियल एनर्जी में, और इस ड्यूरेशन पे हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बराबर थी पोटेंशियल एनर्जी के। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सी थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये ग्रेविटेशनल नहीं थी, ये पोटेंशियल एनर्जी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले की बात करूं तो आप नींद में भी बता दोगे ½ mv², तो बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है यार, आपको अच्छे से पता है, 1/4πε0 Q1 Q2/R, Q1 Q2/R, ठीक है। अच्छा Q1 क्या है भाई, देखो यहाँ पे Q1 की वैल्यू हो जाएगी 2e। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूं तो आप Q1 इसको बोल दो और Q2 इसको बोल दो, तो वैल्यूज रिप्लेस करें तो क्या होगा, 1/4πε0, Q1 की वैल्यू क्या हो गई 2e प्लस का, और Q2 की वैल्यू हो गई Ze। अच्छा आप जानते हो ना न्यूक्लियस का चार्ज कैसे निकालते हैं? Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर, एंड E इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस का आप न्यूक्लियस का चार्ज आप Ze से निकालोगे। भाई डिपेंड करता है ना कि न्यूक्लियस कौन से एटम की है, समझ रहे हो मेरी बात? तो Z एटॉमिक नंबर, E इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है 2e और Ze डिवाइडेड बाई R। तो हम लोग यहाँ से इस R की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से इस R की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और वही हमारा होगा डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम अप्रोच। चलिए करते हैं। अच्छा इस R को R0 मान लो, क्योंकि आगे हम लोग रेडियस भी कैलकुलेट करेंगे अगले को डेरिवेशंस में। तो इसको मैं R0 मान लेता हूँ। R0 क्या होगा मेरा? डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम अप्रोच, ठीक है। तो देखिए इस 1/4πε0 को थोड़ी देर के लिए पूरा आप k मान लो, इसको पूरा k मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वो ½ mv² = k, और ये क्या हो जाएगा 2, इसको 2 को आगे कर लीजिए, 2 आगे हो जाएगा 2k, और Ze² डिवाइडेड बाई R0, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, R0 को इधर भेजो, उसको पूरे को सॉल्व कर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R0 की वैल्यू क्या आने वाली है, ये 2 मल्टीप्लाई में आएगा, 2 2 जा 4 k
जेड ई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर। तो ये है आपका डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम अप्रोच। आप इसे नोट कर लीजिए एक बार, डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम अप्रोच। अच्छा, इस के की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो 1/4πε0। तो उसके बाद आपका आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका ये है, ठीक है, नोट कर लो। उसके बाद बोर्स के मॉडल के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आए थे साइंटिस्ट बोर्स, और उन्होंने अपने मॉडल में जो ड्रॉबैक यहाँ उन्होंने नोटिस किए वो उनको सॉल्व आउट कर दिया उन्होंने। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने सबसे मेन ड्रॉबैक क्या आया था कि ना तो ये ऑर्बिट डिसाइड कर पा रहे थे कि अल्फा आपका जो इलेक्ट्रॉन है कौन सी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, और इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इनके अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा तो अपनी एनर्जी खर्च करेगा, और एनर्जी खर्चने के बाद वो न्यूक्लियस के पास जाके गिर जाएगा या मर जाएगा। तो अगले हम लोग स्टार्ट करते हैं बोर्स मॉडल के बारे में। इनके अकॉर्डिंग इनका मानना क्या था, इनका मानना था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो वो अपनी फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो वो अपनी फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा विदाउट द इमिशन ऑफ एनर्जी, मतलब वो अपनी एनर्जी खर्च नहीं करेगा कुछ भी। मतलब ये कि समझो मेरी बात कि अगर ये मैंने 2 ऑर्बिट बना के दिखाई आपको, मैंने 2 ऑर्बिट बना के दिखाई और इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, मतलब कुछ भी एनर्जी खर्च नहीं होगी इसकी। बात आई समझ में? तो यहां लिख लीजिए आप, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व in a stable orbit, an electron revolve in a stable orbit without the emission of energy, without the emission of energy, without the emission of energy, मतलब कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होने वाली उसकी, ठीक है, एनर्जी की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली उसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए। अगर वो इस फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो फर्स्ट में ही रिवॉल्व करेगा हमेशा, कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होने वाली। चलो, सेकंड पोस्टुलेट की अगर बात करें तो यानी वो ये भी नहीं बता पा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करेगा। आपके रदरफोर्ड साहब, बोर साहब ने 2 मिनट में इसका सोल्यूशन निकाल दिया। उन्होंने बताया कि यार अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, और कोई भी चीज रोटेशन करेगी तो उसके पास अपना एंगुलर मोमेंटम होगा, बिल्कुल होगा। तो उन्होंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करना चाहता, समझना मेरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन कहता है कि मुझे रिवॉल्व करना है सेकंड ऑर्बिट में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बिल्कुल रिवॉल्व करो, लेकिन एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दो। वो कंडीशन क्या थी कि उसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए? एंगुलर मोमेंटम बराबर होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इन्होंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन चाहता है मैं सेकंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करूंगा तो सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। अगर इलेक्ट्रॉन कहता है कि मुझे थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करना है तो थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ का एंगुलर मोमेंटम होगा। तो उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो वो उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए एलिजिबल है, यानी फिक्स ऑर्बिट हो जाएगी उसकी फिर। तो उन्होंने उनके अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रॉन शुड रिवॉल्व इन दैट ऑर्बिट, नोट कर लीजिए मेरी बात, इलेक्ट्रॉन शुड रिवॉल्व इन दैट ऑर्बिट, शुड रिवॉल्व in that orbit in which angular momentum of, नोट कर रहे हो ना, in which angular momentum of electron is integral multiple of h/2π। h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो बोर साहब के अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन शुड रिवॉल्व इन दैट ऑर्बिट, यानी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? उसका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr, यानी mvr होना चाहिए nh/2π, और n क्या होता है आपका? 1 2 3 4 ऑर्बिट्स को डिनोट करेगा। तो ये था इनका सेकंड पोस्टुलेट। और थर्ड पोस्टुलेट की अगर हम बात करें तो थर्ड पोस्टुलेट जो इनका था वो बहुत ही बढ़िया पोस्टुलेट था। बढ़िया इन द सेंस कि बहुत सारी परेशानियां सॉल्व कर दी थी जो रदरफोर्ड साहब ना तो एक्सप्लेन कर पाए थे और ना ही सोच पाए थे। यार रदरफोर्ड साहब ने क्या बताया था? रदरफोर्ड साहब के अकॉर्डिंग था कि यार इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट है, अपनी एनर्जी खर्च करेगा। इन्होंने ऐसा बोला कि नहीं यार कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने एक बात बोली कि हाँ एनर्जी की जरूरत पड़ सकती है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन कब? जब उसके मन में लालच आ जाए अपनी ऑर्बिट चेंज करने का, जब उसके मन में लालच आ जाए अपनी ऑर्बिट चेंज करने का। यानी ये कि अगर इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है,
अगर इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और वो कहे कि नहीं यार मुझे तो सेकंड ऑर्बिट में जाना है, तो हमने कहा ठीक है चले जाओ, तुम्हारे पास कुछ एनर्जी होनी चाहिए। तो इनके अकॉर्डिंग यही था इनका थर्ड पोस्टुलेट कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को चेंज कर सकता है अगर उसको कुछ एनर्जी मिल जाए। बात आई समझ में? तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट भी कर सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है। बात समझना मेरी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन कैन इमिट एंड एब्जॉर्ब एनर्जी, एब्जॉर्ब एनर्जी, यानी इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन इमिट भी कर सकता है एनर्जी और एब्जॉर्ब भी कर सकता है एनर्जी। ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन कैन इमिट एंड एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन wants to change orbit, wants to change orbit, यानी अगर इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट चेंज करनी होगी, अगर इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट चेंज करनी होगी अपनी, तो एनर्जी इमिट भी करेगा एब्जॉर्ब भी करेगा। यार इमिट करेगा तो वो लोअर ऑर्बिट में जाएगा। अगर मान के चलो वो यहां रिवॉल्व कर रहा था, अगर उसने अपनी एनर्जी कुछ खर्च कर दी, अगर उसने अपनी एनर्जी कुछ खर्च करी तो वो नीचे वाली ऑर्बिट में जंप कर जाएगा, अब इसमें रिवॉल्व करने लग जाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की, इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो एब्जॉर्ब करने के बाद यानी उसके पास ज्यादा एनर्जी आ गई तो वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। तो ये बहुत सिंपल से इनके पोस्टुलेट्स थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप अपने डाउट्स मुझसे वहां भी क्लियर कर सकते हो। और अगर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए आप लोगों को तो आप मुझे एक व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके लिख दीजिए कि आपका नंबर हमने व्हाट्सएप से लिया, यूट्यूब से लिया है और हमें इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की हेल्प करने की। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे कि सिंपल वे में छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से वो अपनी फिजिक्स तैयार कर सके। थैंक यू।